Hello, future auditors. I am Manish Mathur, your guide, teacher, and mentor on the subject EIS, Enterprise Information System. आज अपने इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ EIS के चैप्टर नंबर 1 ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस का एक कोर टॉपिक बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्विक रिकैप करना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज एक्चुअली प्रोसेस ऑफ 8 स्टेप्स, 8 फेजेस में कंप्लीट होने वाला एक प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकता है ताकि वो उस प्रोसेस की सर्विस अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर सकें इन अ मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर। 8 स्टेप के इस फेज में सबसे पहला स्टेप जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करती है वो है व्हाई। फेज 1 में, स्टेप 1 में हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, हमें लॉजिक देना पड़ेगा, हमें रीजनिंग देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि हम किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट क्यों करना चाह रहे हैं। नेचुरली हर काम के पीछे कोई ना कोई जस्टिफाइड रीजन होना जरूर चाहिए। सो इन स्टेप नंबर 1, फेज नंबर 1, which is actually can be defined as one word why, आपको बताना पड़ेगा कि आप प्रोसेस ऑटोमेट क्यों करना चाह रहे हो। और प्रोसेस ऑटोमेट क्यों करना चाह रहे हो, इसका सबसे आसान तरीका है ट्राई टू डिफाइन द वीकनेसेस ऑफ मैनुअल प्रोसेस। मैनुअल प्रोसेस की वीकनेस बता दीजिए, वो ही रीजनिंग मैकेनिज्म बन जाएगा प्रोसेस के ऑटोमेट होने का। तो कुल मिला के मैनुअल प्रोसेस की बुराई कर दो, स्टेप नंबर 1 हो गया। जैसे कि कुछ यहाँ कीवी भी हैं कि मैनुअल प्रोसेस में एरर बहुत होती है, इसलिए मुझे प्रोसेस ऑटोमेट करना है। हम लेट पेमेंट करते हैं तो हमारे पर फाइन लगता है, मुझे इसलिए प्रोसेस ऑटोमेट करना है। मेरा कैश फ्लो पुअर चल रहा है, इसलिए मुझे प्रोसेस ऑटोमेट करना है। ऑडिट के समय मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं टाइमली, एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए which are weaknesses of your manual system, and that will become answer for why to plan process automation. ये जस्टिफाई हो जाए कि आप क्यों ऑटोमेट करना चाहते हो, तो फिर आता है फेज 2, स्टेप 2, एंड दैट इज कंप्लायंस। हर बिजनेस प्रोसेस कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के विद इन काम करता है। हर बिजनेस प्रोसेस कुछ एक्सटर्नल लॉ, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशंस के अंडर काम करता है, और वो प्रोसेस उन सभी को कंप्लायंस करेगा ही करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड मैन्युअली और ऑटोमेटेड। लॉ वायोलेट नहीं कर सकते। सो फेज 2 में हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रोसेस को हम ऑटोमेट करना चाहते हैं उस प्रोसेस के ऊपर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉ एंड लेजिस्लेशंस अप्लाई होते हैं, ताकि जब हम प्रोसेस को ऑटोमेट करें हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी कंडीशंस की तरह देख सकें। कंप्लायंस पता लगाने के बाद आएगा हमारा स्टेप नंबर 3, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस। एक्चुअली ये स्टेप है प्रोसेस को डिफाइन करने का। हमें जिस प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं उस प्रोसेस को डिफाइन करना होगा, एक एक स्टेप उसका लिखना है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है। इससे हमें पता चलेंगे कि इस प्रोसेस में वीकनेस कहां कहां है, प्रॉब्लम्स कहां कहां है, इनएफिशिएंसीज कहां कहां है, और उससे इस प्रोसेस को रीडिजाइन करने में हमें हेल्प मिलेगी। So this step is actually to define the process. But to define the process, हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस लेनी पड़ेगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को गैदर करने पड़ेंगे ताकि हम इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकें। इस स्टेप के अंदर हमें प्रोसेस डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के लिए हमें प्रोसेस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑब्टेन करने हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से आते हो पता लगाइए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो पता लगाइए, डॉक्यूमेंट्स किस किस फॉर्म में आपको मिल सकते हैं,
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट all the documents related to the process in the project and define the process, define the weaknesses and redesign the process. ये हो जाएगा हमारा फेज 3 में काम। फिर आएगा हमारा फेज 4। यहां पर हमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे कि अगर हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, what targets we are likely to achieve. Definitely आप किस प्रोसेस से क्या ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हो, वो प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सभी प्रोसेसेस के लिए फिक्स्ड या स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकते। different processes can achieve different objectives of the business. लेकिन एक बात तो तय है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चाहे प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करें, 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनमें होने ही चाहिए। एंड दोस 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर नथिंग बट स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी स्पेसिफिक, क्लियरली डिफाइंड, नो एम्बिग्विटी, नो कंफ्यूजन। ऑब्जेक्टिव हैज टू बी मेजरेबल, क्वांटिफिएबल। मॉनेटरी टर्म्स में लिखो, बेनिफिट होना है तो कितना होना है, अटेनेबल, अचीवेबल। ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल होने चाहिए, नॉट टू हाई। रेलेवेंट, अकॉर्डिंग टू नीड होने चाहिए, एंड टाइमली, कितने समय में वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। सो स्टेप 4 calls for defining the objectives. Objectives will vary from process to process, but they have to be smart. ऑब्जेक्टिव्स के बाद स्टेप नंबर 5 में आ जाता है कंसल्टेंट को हायर करना। प्रोसेस ऑटोमेट करवा रहे हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं, तो हमारे को डेफिनेटली एक कंसल्टेंट तो चाहिएगा जो हमारे लिए ये प्रोजेक्ट पूरा करेगा। यहां हमारे को गाइडलाइंस दी जाती हैं कि हमें एक ऐसा कंसल्टेंट हायर करना चाहिए जिसे हमारी इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस, या एक ऐसा कंसल्टेंट जिससे हमारे बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने का एक्सपीरियंस हो सकता है। पहले कोई प्रोसेस ऑटोमेट किया हो तो उसी को हायर कर लो, अगर सर्विस सेटिस्फैक्टरी हो तो। हमें ऐसा कंसल्टेंट हायर करना चाहिए जो प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए एप्लीकेशन तो बनाएगा ही, लेकिन इतना एक्सपीरियंस हो कि वो हमें हार्डवेयर रेकमेंड कर सके, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा खरीदूं वो रेकमेंड कर सके, नेटवर्क कैसा बनाना चाहिए वो रेकमेंड कर सके। So altogether, one word that defines the consultant is experienced. Experienced in all aspects. कोई भी एजेंसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी, कोई इंडिविजुअल फ्रीलांस प्रोग्रामर भी हो सकता है, हायर अ कंसल्टेंट। दैट विल बी आवर स्टेप नंबर 5। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 6 एंड दैट कॉल्स फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंसल्टेंट जब आपने हायर कर लिया है तो डेफिनेटली उसने कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट तो आपको कैलकुलेट करके दे ही दी हो। बेनिफिट्स आप पहले से ही पता लगा चुके हो। इस स्टेप में तो आपको जस्टिफाई करना है कि ये प्रोजेक्ट वर्थ टेकिंग है या नहीं। इस प्रोजेक्ट से जो रिटर्न हमें मिल रहे हैं ओवर द इन्वेस्टमेंट, वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते। ये वाला स्टेप्स थोड़ा सा मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में किया जाना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आई और जो ऑब्जेक्टिव्स ये अचीव करेगा, जो बेनिफिट्स हमें देगा, वो मॉनेटरी टर्म्स में कितने हैं। सबका सम अप कर लीजिए, आपको जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए। दैट विल जस्टिफाई द प्रोजेक्ट। तो आप कॉस्ट सेविंग के बारे में बताइए। आप ये बताइए कि सब प्रोसेस ऑटोमेशन करने से हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी, तो पैसे बच गए। मैन पावर रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे को इतने बड़े ऑफिस स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा स्पेस का खर्चा बच गया, ओवरहेड्स बच गए।
हम सारे पेमेंट्स टाइमली कर देंगे तो हमारे को फाइन नहीं देना पड़ेगा, तो वो पैसा जो हमारा साल भर में खर्च होता है वो हमारा बच गया। ऑडिट के दौरान जो ऑब्जेक्शंस लगते हैं वो ऑब्जेक्शंस नहीं लगेंगे, एक्सेट्रा। खूब सारे पॉइंट्स बना सकते हैं हम, जो हमारे को थोड़ा थोड़ा करके कोई ना कोई कैश बेनिफिट्स देगा। उनका सम अप कर लीजिए, दैट विल बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना करना है वो कंसल्टेंट ने बता ही दिया है, कंपेयर करवा लीजिए। इफ द रिटर्न इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ टेकिंग। और फिर शुरू होगा स्टेप नंबर 7। स्टेप 7 विल बी डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। जब सारी रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दी गई हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर दिया गया हो, टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल ले लिया गया हो, अब आप कंसल्टेंट को ग्रीन सिग्नल दे सकते हो कि वो एप्लीकेशन डेवलप कर देगा। कंसल्टेंट एप्लीकेशन डेवलप कर देगा और आपके सर्वर पे, नेटवर्क पे जहां कहेंगे वहां इंप्लीमेंट कर देगा। एंड 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 8वां स्टेप रहेगा टेस्टिंग। हम उस एप्लीकेशन को, जो हमारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर रही है, हम उस एप्लीकेशन को अब करेंगे टेस्ट। अब डमी सेट ऑफ डेटा डाल के टेस्ट कर सकते हैं हम चाहें तो लाइव डेटा उससे प्रोसेस करवाकर और उसको टेस्ट कर सकते हैं। वट एवर द टेक्निक इज, एप्लीकेशन तैयार है, इंस्टॉल्ड इंप्लीमेंटेड है, अब आप उसको टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट के रिजल्ट से अगर आप सेटिस्फाइड हो तो एक्सेप्टेंस रिपोर्ट साइन कर लीजिए, द प्रोजेक्ट इज ओवर। This was all about how a business process automation project can be completed. I hope ये टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, कोर टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, आपको अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। ऐसे ही छोटे छोटे से रिवीजन टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ फिर मिलता रहूंगा। ओके।